नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। चक्रव्यूह का वक्त है, शाम के 7 बजने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं शो और देखते हैं वो 4 कहानियां जिन पर आज आपने अपनी वोटिंग की है। पहली कहानी, शुभेंदु अधिकारी का एक्शन, पश्चिम बंगाल में अरशद मदनी का नया दंगल शुरू। इस खबर को 20% लोग देखना चाहते हैं। क्या है पूरी खबर, आगे तफसील से बात करेंगे। कोचिंग प्रोफेसर दलाल, क्या अब एनटीए के अफसरों पर सीबीआई के सवाल। इस खबर को देखने के लिए 21% लोगों ने आज अपना वोट दिया है। और जो तीसरी खबर थी वो ये कि क्या खाड़ी देश फिर से रेगिस्तान बनेंगे, टारगेट पर यूएई क्यों आ गया है। इस खबर को 27% लोग देखना चाहते हैं। 7:28 पर डिटेल में इस पर आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाता हूं। और जो खबर सबसे ज्यादा वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो है भोपाल से दिल्ली, ट्विशा के लिए इंसाफ की जंग कब तक। इस खबर को देखने में 32% दर्शकों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है और यही चक्रव्यूह की कवर स्टोरी भी है। समर्थ सिंह ने मेरी बेटी को टॉर्चर किया है, मारा है समर्थ सिंह ने। भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला बीते 2 दिनों से लगातार मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है, पर अभी तक यह मामला सॉल्व होता नहीं दिखाई दे रहा है और उलझता हुआ जा रहा है। 6 दिनों के बाद भी परिवार शव लेने से इनकार कर रहा है। ट्विशा का परिवार इसे आत्महत्या नहीं, हत्या करार दे रहा है, जबकि प्रशासन इसे आत्महत्या कहता है। क्या है ट्विशा की संदिग्ध मौत की इनसाइड स्टोरी? आखिर परिवार क्यों इसे आत्महत्या मानने के लिए तैयार नहीं है? क्यों परिवार को भोपाल की सरकार पर, भोपाल के प्रशासन पर भरोसा नहीं रह गया है? क्या ट्विशा के केस को दबाने की कोशिश की जा रही है? और सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये कि क्या ट्विशा की रसूखदार सास सवालों के घेरे में क्यों आ गई है? क्यों वो इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है? ये सब आपको बताएंगे। पूरे केस की एक-एक परत खोलकर तह तक जाने की आज कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्विशा को इंसाफ मिले ये इस वक्त की सबसे बड़ी पुकार है। लेकिन पहले आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट दिखा देता हूं। अब से थोड़ी देर पहले भोपाल की कोर्ट ने ट्विशा के आरोपी पति समर्थ सिंह की एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, रद्द कर दी है। समर्थ सिंह फरार है, जिस पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी रख दिया है। और समर्थ सिंह भोपाल का जाना माना वकील है, क्रिमिनल लॉयर है। देश छोड़कर समर्थ सिंह ना भाग जाए, इस आशंका के चलते उसके पासपोर्ट को रद्द करने की कानूनी प्रक्रिया भी भोपाल की पुलिस ने शुरू कर दी है। कोर्ट में आज ट्विशा का पूरा परिवार मौजूद था, जो लगातार समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत का विरोध करता रहा। इस केस में समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह, जो कि भोपाल में एक जज रह चुकी हैं, फिलहाल रिटायर हैं, वो भी आरोपी हैं। इन दोनों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर भोपाल की एक कोर्ट से मां को यानी गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी थी, लेकिन समर्थ की जमानत खारिज हो गई है और वो फरार करार दिया गया है। ये जो खारिज हुई है ये साफ साफ दिखाता है कि जो पहला निर्णय हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि इसमें पुलिस ने दलील दी थी कि ये बहुत रसूखदार लोग हैं। लोकायुक्त का परिवार है, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये चीफ जस्टिस के परिवार से हैं। बहुत सारे मतलब जस्टिस में, डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं इनके, बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे, मेडिकल ग्राउंड्स में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो पुलिस को लग गया कि ये रसूखदार लोग हैं, इनको नहीं छोड़ा जाए, इनको जमानत नहीं दी जाए। फिर भी जमानत दी गई, तो ये तो कॉन्ट्रास्ट हो गया ना। एक को आपने जमानत दे दी और एक को नहीं दी, तो मतलब गलत, अपना खुद ही गलत एग्जाम्पल सेट करा है उन्होंने। क्योंकि जब रसूखदार, एक अगर रसूखदार है तो दूसरा रसूखदार नहीं रह जाता। क्या मांग करते? गिरिबाला सिंह की भी खारिज होनी चाहिए। बिल्कुल तुरंत खारिज होनी चाहिए थी। ये तो ब्लैक स्पॉट है भाई, जुडिशरी का बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है कि आपने जमानत ऐसे केसेस में कैसे दी जा सकती है। पहले समर्थ सिंह को गिरफ्तार करो, तब हम गिरफ्तार होंगे। समर्थ सिंह ने मेरी बेटी को टॉर्चर किया है, मारा है समर्थ सिंह ने। माँ ने भी उसको मेंटली टॉर्चर दे दी थी। माँ समर्थ सिंह को यहाँ पे बुला, मैं छोड़ूंगी नहीं उसकी। समर्थ सिंह को यहाँ पे बुला, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूंगी, उसकी जान ले लूंगी समर्थ सिंह की।
ट्विशा के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। इस बीच आपको एक और अपडेट देते हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज सामने आया है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव है, सीसीटीवी फुटेज की सामने आई है। इसमें ट्विशा दिखाई दे रही है जो कि छत की ओर जाती हुई दिखाई देती है। इस तस्वीरों में देखिए ट्विशा है और कहा जा रहा है कि आत्महत्या से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। वो छत की ओर जाती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आत्महत्या के बाद उसका पति और 2 अन्य उसे, जब ये खबर आई, ये घर का ऊपर के हिस्से में जा रही है और उसका पति और 2 अन्य उसे सीढ़ियों से नीचे लाते हुए भी दिखाई देते हैं। इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा इस सीसीटीवी फुटेज में कि वो पहले सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रही है खुद, और फिर बाद में उसका पति और 2 लोग उसको नीचे लेकर आ रहे हैं। सीढ़ियों पर सीपीआर दिया गया था ट्विशा को, सीढ़ियों पर सीपीआर दिया गया। सीसीटीवी में यह भी दिख रहा है, यह भी दावा किया गया है। यह ट्विशा की आखिरी तस्वीर के तौर पर फिलहाल निकल कर सामने आया है। और एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं मैं आपको। ये एक सीसीटीवी फुटेज है जब ट्विशा सीढ़ी चढ़कर ऊपर की तरफ जा रही है, और एक और सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाते हैं, वो भी हमारे पास आया है, जिसमें लोग उसको लेके नीचे आ रहे हैं। इस फुटेज को देखना होगा। जैसे ये फुटेज में बताया गया है कि वो पहले ऊपर गई सीढ़ियाँ चढ़ के और फिर ट्विशा लौटी है, लेकिन कुछ लोग लेकर उसको लौट रहे हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा और मैं आपको ये वॉल पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कैम 5 के जरिए। आप ये देखिए, सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, ये उनकी सास दिखाई देती है इस फुटेज में। नीचे 8:18 इस पर काउंटर लिख के आ रहा है और वो सीपीआर दे रहा है। ऐसा बताया गया कि ये फुटेज जो है, अगर आप कोने में ऊपर देखेंगे, उसको अगर हम जूम इन कर सकें किसी तरीके से उस फुटेज को और वहाँ कोने में दिखा सकें, एक व्यक्ति सीपीआर दे रहा है, एक और शख्स ऊपर दौड़ के गया सीढ़ी से। ये सुबह की तस्वीर है। इस पर टाइम 8:18 का है। ये अब ये 8:18 सुबह का है कि शाम का देखना होगा, लेकिन ये 5/10/2026 8:18 और 56 सेकंड इस पर समय दिखाई देता है। सीढ़ी पे जो महिला दिखाई दे रही है वो गिरिबाला सिंह जैसी प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो ऐसी देखने में, उनका तस्वीरें जो सामने आई वो ऐसी दिखाई देती हैं। और यहाँ पर अगर आप एक्टिविटी को देखेंगे तो इस कमरे के बाहर कोई लेटा के उसको सीपीआर देने की कोशिश कर रहा है। सीपीआर मतलब कृत्रिम तरीके से सांस देने की कोशिश। ये देखिए, उसको लेकर आया जा रहा है। जो मैं आपको बता रहा था, सीढ़ियों पे उसको उतार के नीचे लाया गया। 1, 2, 3 लोग पकड़े हुए हैं और ये त्रिशा को लेके ऊपर से नीचे की ओर आए हैं। ये इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं जो कोर्ट में आज पेश की गई हैं और वहां से प्रोसीडिंग्स के दौरान निकलकर सामने आ रही है। 3 व्यक्ति, पहले त्रिशा ऊपर जाती है, 7:12-13 का वो फुटेज है जब त्रिशा ऊपर जा रही है, और फिर वो फुटेज है जब 8:58 पे 7:20 पे, अगर आप देख पाएंगे इन फुटेज में, 7:20 पर वो ऊपर गई है और 8:19 पे उसको नीचे लाया जा रहा है। घड़ी का जो समय दिखाई दे रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में। ट्विशा शर्मा केस में आज दिन भर क्या क्या हुआ ये भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ट्विशा के भाई का वो बयान आपको सुनाते हैं जो इस पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट आगे जाकर साबित हो सकता है। सुनिए इसको ध्यान से। एक औरत का अधिकार होता है कि वो कब बच्चा करना चाहती है, सिर्फ उसका अधिकार होता है, और शायद उसके पति का भी थोड़ा से होता है। इट्स अ कंसेंशुअल डिसीजन टेकन बाय द 2 पार्टीज, नोबडी एल्स शुड बी इंक्लूडेड। माय सिस्टर वाज नॉट रेडी फॉर दैट बेबी। मेरी बहन तैयार नहीं थी उस बच्चे के लिए। उसने हमें घर पे बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा मुझ पर बहुत दबाव डाला जा रहा है। मेरे बहन की सास के बड़े बेटे कि वो भी, उनकी शादी भी टूट चुकी है, यही बात बोल के कि भाई आप एक बांझ औरत है और 5 साल से बच्चा करके नहीं दे रही हैं। ये इनका बैकग्राउंड है ऐसा। जैसे ही बच्चे को दबाने की बात आई तो इन्होंने बहुत हाथ पैर मारे और उसको बहुत दबाव डाला गया, जिससे वो उस दबाव में आके उन्होंने हमें बताया। तो हमने उनको बोला तो आप इधर आ जाइए। अब हमें अपने घर पे बुलाया। जब घर पे बुलाया तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, इतनी गंदी गंदी बातें मुझे बोली जाती हैं, मुझे नीचा दिखाया जाता है, मुझे मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं, ये बच्चा तेरा नहीं मेरा नहीं है इसलिए तू गिराना चाहती है, ऐसी ऐसी चीज़ें उनको। सास है गिरिबाला सिंह, उन पर गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं इस पूरी कहानी में। ट्विशा 3 महीने की गर्भवती बताई जा रही थी। उनके भाई का कहना है कि बच्चे को लेकर ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह उनकी बहन के कैरेक्टर पर सवाल उठाती थी, जबकि ट्विशा अपने करियर को बनाने के लिए फिलहाल बच्चा नहीं चाह रही थी।
तो क्या गर्भपात के पीछे ही ट्विशा की मौत का रहस्य छिपा हुआ है? क्या इसी वजह से आपस में परिवार में तनाव था? ट्विशा के भाई की माने तो उसकी सास की वजह से उनके बड़े बेटे का भी तलाक हो चुका था और इसके पीछे की वजह भी बच्चा ही था। ये बात खुद ट्विशा ने अपनी मां से भी शेयर की थी। दोनों के बीच जो चैट पर बातचीत हुई थी वो एक सबूत है, आइए देखते हैं। बहुत बुरा। समर्थ पूछ रहा है किसका बच्चा था जो अबॉर्ट किया है। मम्मी मैं यहाँ बस पागल हो जाऊंगी, मुझसे नहीं हो पा रहा ये सब। अम्मा को बताना, अम्मा कहाँ है? अम्मा यकीन नहीं कर रही है कि समर्थ ऐसा बोल सकता है, सामने से झूठ भी बोल देता है। मैं बात करती हूँ अम्मा से। पापा से नाक रगड़कर माफी मंगवाना चाहता है। बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। पापा मांग लेंगे, सॉरी तो बोल ही देते हैं पापा। मैं और पापा आएंगे, आप जब यहाँ आओगे तब बोल देना। तो कहीं ना कहीं ट्विशा पर दबाव था बच्चे को गिराने को लेकर। कथित तौर पर जो आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप है। गिरिबाला सिंह इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मुझे बताया गया भोपाल में। एक बार देख लेते हैं क्या बोल रही है। Sometimes you know they are also because हम जो खाते हैं, जो देखते हैं, जो पीते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो बहुत कुछ हमारे डिसीजंस को भी गवर्न करता है। ये लोग बात करते हैं फौज की बार बार। हमारे तो जनरेशंस फौज में रहे हैं। 62 वॉर, 65, 71, कारगिल, इवन दिस माय ब्रदर, वो तो कुपवाड़ा में था उस समय। इन श्रीलंका 48 आवर्स वो बंदी बनाया गया है, पैरा कमांडो रहा है। माय हस्बैंड डाइड फॉर द नेशन। इलेक्शन बैलेट बॉक्सेस ले जा रहे थे मणिपुर में, तब उनका इंतकाल हुआ था, शहीद हुए थे। गिरिबाला सिंह को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम आरोपों के घेरे में। लेकिन इस बीच में ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। फिलहाल भोपाल में माता पिता और भाई समेत परिवार के कई लोग इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। दोनों परिवारों की अपनी अपनी कहानियां हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैंने ट्विशा के पिता से बातचीत की। उनका क्या कहना है, क्या वो गंभीर आरोप पूरे के पूरा समर्थ और उनके परिवार पर लगा रही है, आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन पहले आपको ट्विशा की मां को सुनना चाहिए, जो अपनी बेटी के लिए हाथ जोड़कर इंसाफ की दुहाई कर रही है। हमारी यहाँ पे जल्दी से यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बस बेटी को हम दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर हम केस उधर ट्रांसफर किया जाए। उसको पीओमी रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए। यहाँ पर हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा, और हमारी जान के लिए भी खतरा है यहाँ पर। ट्विशा की मां को सुना, वो कह रही हैं कि भोपाल में उनका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो बेटी का दिल्ली में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रही हैं। उन्हें भोपाल में मध्य प्रदेश के प्रशासन से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। कल दोपहर करीब 12:30 बजे ट्विशा के परिजन मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने पहुंचे थे। 3 घंटे तक ये लोग सीएम हाउस के बाहर लगभग धरने पर बैठे रहे। मेन गेट पर खड़े होकर परिजनों ने मुख्यमंत्री से मिलने की मांग के साथ साथ नारेबाजी भी की, लेकिन सीएम उनसे नहीं मिले। आखिरकार मुख्यमंत्री के ओएसडी से ट्विशा के पिता की मुलाकात तो हुई, लेकिन परिवार को भरोसा नहीं हुआ कि भोपाल में उन्हें न्याय मिल पाएगा। ट्विशा के परिजन सीधे सीधे उसकी गिरिबाला सिंह पर बेटी को, उनकी बेटी को जो गिरिबाला सिंह उनकी सास है, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने उनकी बेटी को मारा है। परिवार का आरोप है कि सास के रसूख के चलते ही भोपाल में सही जांच नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज है। बेटा यानी ट्विशा का पति समर्थ सिंह, जिसने आज अग्रिम जमानत दी थी जो कि खारिज हो गई, वो भोपाल का एक जाना माना क्रिमिनल लॉयर है, वकील है। आरोप है कि इसी वजह से भोपाल पुलिस भी दबाव में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग बताई गई है, लेकिन शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। इसीलिए ट्विशा के परिजन लगातार जांच पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपकी मांग है, आप दोबारा पोस्टमार्टम की मांग क्यों कर रहे हैं? सर, ये हम एक बड़े ट्रैप में फंस गए हैं, जो बहुत इन्फ्लुएंसिव लोगों की फैमिली है सर। ये यहाँ पर लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह जो उनकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, और उनके फैमिली मेंबर हैं। यहाँ पर उनके काफ़ी जुडिशरी में से लेकर के सारी जगह जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वहाँ इनके लोग फैले हुए हैं सर। आप ये देखिए सर कि हमारा PM2 के लिए हमको इन्होंने तड़पा दिया है।
हमसे पहले दिन से फोर्स किया जा रहा था कि हम बॉडी ले लें और इस पीएम रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लें, जो हमारे को नहीं एक्सेप्ट हो रही है। और हम इसका इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि फेयर जस्टिस मिले, तो उसके लिए पूरा इन्होंने हथकंडा अपना रखा है। पहले कमिश्नर ने ओके कर दिया था, अप्रूव कर दिया था, उसके बाद दोबारा इन्होंने कहा कि आप इसको जुडिशरी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मीन्स दे वांट टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस एज सून एज पॉसिबल सो दैट कि वो बच जाएं इस चीज़ से। दे आर मतलब सारे हथकंडे अपना रहे हैं वो अपने जो भी रसूख है। तो मेरा इसमें बहुत रिक्वेस्ट है सारी अथॉरिटीज से, प्राइम मिनिस्टर जी से, सीजीआई जी से कि प्लीज़ इस केस में इंटरवेन करें और इसको जो है इंडिपेंडेंट जांच के लिए इस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ट्रांसफ़र किया जाए। आप पीएम से अपील कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए शर्मा जी, ये खबरें आई कि बिटिया ने आपकी अबॉर्शन कराया था, ये भी खबरें आई कि उनकी सास का ये कहना है कि आपकी बेटी ड्रग्स लेती थी। इन आरोपों में कितनी सच्चाई? यही तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उसकी लड़की की 30 साल तक हिस्ट्री निकाली है ना उसकी, वो कितनी अच्छी थी। आज उसकी जो इंदिरा कॉलेज की जो प्रिंसिपल है जहाँ वो पढ़ती थी, जहाँ उसने बीबीए किया था, आप वो स्वयं आने को तैयार हैं। वो उन्होंने लिखित ईमेल दिया है, सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शी वाज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ इंदिरा कॉलेज। और उसके बाद जिस जगह जिस फैटर्निटी में काम किया, जहाँ जर्मन कंपनी में वो अभी प्रेजेंटली काम कर रही थी, वहाँ कम्युनिकेशन मैनेजर थी। हाउ इट इज़ पॉसिबल? वो 5 महीने के दौरान ही, और इनके सारे ये इन्होंने सिस्टमेटिक प्लान मर्डर किया है कि उन्होंने अपना ये सोच के चल रहे थे कि ये शायद मर्डर करेंगे। इनफैक्ट अगर फाइंडिंग देखेंगे तो उल्टी साइड पे निकलेगी, आपको पता चलेगा कि वो ड्रग एडिक्ट हैं, जो कि इसको पूरा सारे समाज को पता है कि कितने बड़े ड्रग एडिक्ट हैं समर सिंह जी। ट्विशा के पिता से हमने बात की, उनके पिता ने उन खबरों को सिरे से खारिज किया इस बातचीत में कि ट्विशा के ड्रग्स वो लेती थी, जैसा कि उन पर इल्ज़ाम लगा। ट्विशा की पीएम रिपोर्ट भी अब ड्रग्स को लेकर सामने आ गई है और इसमें स्पष्ट हो गया है कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, पुष्टि हो चुकी है इस बात की। फिलहाल इस केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी अब कर दिया गया है। परिवार का आरोप है कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह केस को कमजोर करने की साजिश रच रही हैं। ट्विशा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल के एडवोकेट समर्थ सिंह से हुई थी। परिवार के मुताबिक शादी के बाद शुरुआती कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन आरोप है कि धीरे धीरे ट्विशा को उसकी सास गिरिबाला सिंह मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी। इसके बाद 12 मई की रात उसकी मौत की बुरी खबर सामने आई। लेकिन सवाल यह है कि जब ट्विशा की संदिग्ध मौत 12 मई को हुई तो फिर 15 मई को एफआईआर भोपाल पुलिस ने क्यों दर्ज की? 3 दिनों के बाद एफआईआर दर्ज करने में पुलिस ने लापरवाही क्यों बरती? क्या इसके लिए ऊपर से कोई दबाव था पुलिस के ऊपर? संदिग्ध मौत के बाद आरोपी पति समर्थ सिंह फरार कैसे हो गया? पुलिस ने उसको पकड़ के कैसे नहीं रखा? आज हम जब बात कर रहे हैं तो आज 18-19 तारीख हो रही है, 12 तारीख की घटना है। आखिरकार समर्थ सिंह कहाँ है? पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पा रही है? फॉरेंसिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ गया है कि जिस बेल्ट से फांसी लगाने की बात कही गई उसे जांच अधिकारी पोस्टमार्टम के दौरान लेकर ही नहीं पहुंचे, यानी जिस चीज से फांसी लगाई गई वो पुलिस के पास है ही नहीं। इस वजह से डॉक्टर गर्दन पर मिले मार्क्स और कथित बेल्ट का वैज्ञानिक मिलान नहीं कर सके। फॉरेंसिक का बहुत बड़ा लूप होल है, ये बहुत बड़ी कमजोरी निकलकर सामने आई है। और ये भी जांच नहीं हो पा रही है कि क्या उसी बेल्ट से फांसी लगाई गई या कोई और धागा था या कोई और कपड़ा था या कोई और तरीका था। गर्दन के निशान बेल्ट से मेल खाते हैं या नहीं, ये भी स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। बेल्ट पर डीएनए या जैविक साक्ष्य मौजूद होते अगर वो बेल्ट लाई जाती, पर वो तो है ही नहीं। यानी फॉरेंसिक के मामले में जमकर लापरवाही बढ़ती गई है। परिजनों के मुताबिक ट्विशा के कान और हाथों पर चोट के निशान थे जो साफ तौर पर हत्या की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो परिजनों को शक और गहरा रहे हैं, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग अब प्राइम मिनिस्टर तक से कर रहे हैं। हालांकि पुलिस किसी भी दबाव से इनकार करती है। एक और कहानी आपको दिखाना चाहते हैं, अगली कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की नीट कांड को लेकर है। अब बात नीट पेपर लीक कांड की, जो कि नीट नॉट सो नीट हो गया है, यानी कि डर्टी पॉइंट इस कहानी के निकलकर सामने आ रहे हैं। सीबीआई धड़ पकड़ में लगी हुई है और सीबीआई की शुरुआती जांच के मुताबिक नीट के 2 डर्टी पॉइंट निकलकर सामने आ रहे हैं। 2 गंदे वाले बिंदु जो इस पूरे मामले की पोल खोल रहे हैं। पहला पॉइंट है महाराष्ट्र, जहां से प्रोफेसर, लेक्चरर, कोचिंग चलाने वाले
और नीट स्टूडेंट जुटाने वाले दलाल अरेस्ट हो रहे हैं। वहीं दूसरा डर्टी पॉइंट अब खुद एनटीए भी निकलकर सामने आ रहा है। यही वजह है कि अब देश में एजुकेशन सिस्टम की अर्थी निकाल रहे विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। अब तक की सीबीआई जांच में ये शीशे की तरह साफ हो गया है कि नीट का पेपर गैस पेपर के नाम पर बिका। एक नहीं, कई लोगों ने मिलकर बेचा। अब सीबीआई इस जांच में जुटी है कि कितने लोगों ने मिलकर नीट का पेपर बेचा। कोचिंग प्रोफेसर दलाल अब तो एनटीए अफसर पर भी शक के घेरे में है। अब सवाल की उस सुई उस एनटीए की ओर मुड़ गई है जो नीट की परीक्षा करवाती है, जहां परीक्षा के लिए पेपर तैयार किया जाता है। सीबीआई की इंटरनल रिपोर्ट्स में जो बात सामने आई है वो सिर्फ पेपर लीक की नहीं बल्कि पूरे एग्जाम सिस्टम की पोल खोलने वाली है। एक एक करके कड़ियां अब जुड़ती जा रही हैं। पहले पेपर सेट कराने वाले केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी गिरफ्तार हुआ। फिर पेपर तैयार करने वाली बॉटनी लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ बांद्रे पकड़ी गई। ब्यूटिशियन मनीषा वाघमरे भी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की एक बड़ी कॉमन लिंक निकलकर सामने आई। ये तीनों लोग पुणे के आसपास काम कर रहे थे। अब तक की जांच में यह भी पता चला है कि पुणे से अरेस्ट ब्यूटिशियन मनीषा वाघमरे एनटीए अफसर के सीधे संपर्क में हुआ करती थी। केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के जरिए ब्यूटिशियन एनटीए अफसर के संपर्क में आई थी। महाराष्ट्र के लातूर का शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर भी पेपर लीक रैकेट में एक्टिव रोल निभा रहा था। आरोप है कि शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर ने लीक नेटवर्क से जुड़कर लीक हुआ पेपर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया था। सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला शिवराज मोटेगांवकर आरसीसी कोचिंग क्लास नाम से एक कोचिंग सेंटर चला रहा था। आरोपी शिवराज मोटेगांवकर अब सीबीआई की गिरफ्त में है। आज उसे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने शिवराज की 10 दिन की कस्टडी की मांग की। सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया कि शिवराज मोटेगांवकर को पुणे से गिरफ्तार किया गया और वो सिर्फ एक आरोपी नहीं है बल्कि पेपर लीक और उसके सर्कुलेशन में मुख्य भूमिका निभाने वाला आरोपी है। आरोप है कि उसने नीट का केमिस्ट्री पेपर और उसके जवाब पहले से हासिल कर लिए, फिर उसे दूसरों तक पहुंचाया। इसी बीच शिवराज मोटेगांवकर का एक वीडियो बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। ये वीडियो 3 मई 2026 का बताया जाता है, जिसमें वो नीट पेपर देने के बाद जो छात्राएं आई उनसे खुद सवाल पूछ रहा है कि आरसीसी कोचिंग क्लास में जो पढ़ाया उसमें से कितने प्रश्न आए। छात्राएं जवाब दे रही हैं जो आरसीसी कोचिंग ने मॉक टेस्ट में सवाल घिरे उसके बाहर कुछ भी नहीं आया। क्यों ये कोचिंग सेंटर वाले सवालों के घेरे में आते हैं? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाला शख्स देश की सबसे सेफ कही जाने वाली परीक्षा का पेपर कैसे हासिल कर लेता है? कैसे उसके सारे के सारे सवाल उसी पेपर में आ जाते हैं जो वो अपने बच्चों को मॉक टेस्ट में कराता है? क्या कोचिंग माफिया अब सीधे परीक्षा सिस्टम के अंदर घुस चुके हैं? क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट में यह भी कहा कि आरोपी के मोबाइल से लीक पेपर का वीडियो भी मिला है। सीबीआई ने कोर्ट में रिमांड नोट पेश कर दावा किया कि शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर उस संगठित गैंग का हिस्सा था जिसने परीक्षा से पहले ही नीट का पेपर और उसके सही जवाब हासिल कर लिए थे। इसी रिमांड नोट में सीबीआई ने यह भी दावा किया कि शिवराज और पुणे से अरेस्ट ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे एनटीए अफसर्स के सीधे संपर्क में थी। जांच के मुताबिक 23 अप्रैल 2026 को ही शिवराज के पास लीक हुआ पेपर और उसकी आंसर शीट पहुंच चुके थे। 23 अप्रैल को एग्जाम 3 मई को था, यानी 10 दिन पहले पेपर लीक हो गया था। 14 मई को सीबीआई ने लातूर के शिवाजी नगर स्थित शिवराज के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान उसके मोबाइल फोन से नीट के लीक सवाल बरामद हुए। सीबीआई ने मोबाइल जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। सीबीआई का कहना है कि शिवराज ने दूसरे आरोपियों और एनटीए से जुड़े कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। सीबीआई के मुताबिक शिवराज ने लीक हुए पेपर और जवाब की कॉपियां कई लोगों तक पहुंचाई। न जाने कितना पैसा कमाया होगा। जांच में यह भी सामने आया कि परीक्षा खत्म होने के बाद शिवराज ने लीक हुए प्रश्न पेपर नष्ट कर दिए ताकि सबूत मिटा दिए जाएं और यहीं से उसके इंटेंशन पर सवाल खड़ा होता है कि अगर सवाल सही आ गए थे तो ये तो तुक्का भी हो सकता था, पर आपने तमाम सबूतों को मिटाया, इसका मतलब दाल में काला है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में राज बदला तो उसके साथ कामकाज के तेवर भी अब बदलने लगे हैं। बंगाल धर्म और राष्ट्रवाद की धरती है। वहीं पैदा हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान दिया तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत।
लेकिन उस धर्म की धरती पर आज सांप्रदायिक तनाव की राजनीति तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या ये सवाल सरकार विरोधी क्यों उठा रहे हैं, ये विवाद क्या है, क्यों है, ये हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने के खिलाफ एक ऐसा बयान आज दिया जो कि चुनाव की ओर तेजी से बढ़ रही प्रदेश की सियासत को लंबे समय तक गर्म रखेगा। जैसे कि आप जानते हैं, देश के 18 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की वो तस्वीर आपको याद होगी कि कैसे चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ के चरणों में शुवेंदु अधिकारी पूरे सम्मान के साथ झुक गए थे। बाद में उन्होंने कहा भी था कि वो महाराज हैं और अब पश्चिम बंगाल का ताज सिर पे सजा तो शुवेंदु अधिकारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिखाए रास्ते पर दौड़ने लगे हैं। बंगाल में क्या हो रहा है, इसको जानने से पहले ये देख लीजिए कि सीएम योगी के बयान पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आज क्या आई हैं। सड़क पे शोभा यात्रा निकल सकती है, कांवड़ यात्रा निकल सकती है, सड़क पे भंडारे हो सकते हैं, सड़क पे राजनीतिक दलों के जुलूस निकल सकते हैं, लेकिन सड़क पे कोई नमाज न पढ़े। मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ जी को इतना ही दिव्य ज्ञान है। खैर, ऐसी बुद्धि को ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही मैं कह सकता हूँ। हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि भारत एक सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष देश है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की चर्चा है। इसका पूरा लबोलुबाब यही है कि सरकार सभी धर्म को एक बराबर मानेगी। वह सभी धर्मों के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की आज़ादी देगी। लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार शांति, कानून, नैतिकता को बनाए रखने के लिए धार्मिक गतिविधियों पर उचित प्रतिबंध भी लगा सकती है। इसीलिए सरकार की नज़र में शोभा यात्रा हो या फिर नमाज हो, दोनों समान होते हैं। लेकिन किसी राज्य में सरकार बदलते ही अलग अलग धर्मों के लिए व्यवहार बदल जाने के आरोप भी लगने लगते हैं। अब आप पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के तेवर को समझने के लिए पहले उसके टॉप के 3 नेताओं के इन बयानों को सुनिए। बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। वही फर्क साक्षात है, जहाँ रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया, ये हम भूले नहीं हैं, सबका हिसाब होगा। बंगाल का कल्चर है क्या, जहाँ कहाँ बाजार लगा देना, लोगों को घुसपैठियों को बैठा देना, उन्होंने कल्चर को खराब किया है, इसको सुधार रहे हैं। वहाँ पर देश विरोधी पढ़ाई दिया जाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इसी लाइन में। ये तो इनफैक्ट अल्ट्रा लेफ्ट का है। लेकिन मद्रासा के अंदर भी आज क्या है, शाद अली 3 बार वोट दिया लास्ट इलेक्शन में, टेररिस्ट। वो शाद अली मद्रासा के अंदर शेल्टर में है। ऐसा बहुत घटना आया है। मेरा मार्क ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और दो सीनियर मंत्रियों को अभी आपने सुना। मुख्यमंत्री का बयान उस दौरान का है जब चुनाव चल रहे थे। ये बाइट हमने आपको इसलिए सुनाई, आगे इसका संदर्भ भी बताएंगे। उससे पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति किस तरह उत्तर प्रदेश की दिशा में जा रही है, उसको भी समझ लीजिए। सड़क पर नमाज पढ़ने पर उत्तर प्रदेश की तरह पश्चिम बंगाल में भी अब कड़ा ऐतराज है। जैसे उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर बजे या ना बजे, लाउडस्पीकर पर अजान हो या ना हो, इसको लेकर विवाद रहता है। उस विवाद की आहट बंगाल से भी अब आ रही है। हिंदुत्व की संस्कृति बंगाल के राजनीतिक मानस का हिस्सा बन गई है। जम्मू और कश्मीर से बंगाल की तुलना वाली राजनीति बता रही है कि ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो सकती है और बुलडोजर वाली व्यवस्था अब पश्चिम बंगाल में भी पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन के भीड़भाड़ वाले इलाकों में नगर निगम की टीमों ने तमाम दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। वहां स्टेशन के सौंदर्यीकरण और बाहर आने जाने वाले लोगों की दिक्कतों के कारण ये फैसला लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है वहां पर बुलडोजर चलेगा। बंगाल की सरकार भी साफ कर चुकी है कि अब दीदी की नहीं, दादा की सरकार है। टीएमसी नेता सिद्दुल्लाह चौधरी ये कहना चाहते हैं कि मणिकतल्ला में हिंदुओं की दुकानें हैं, इसीलिए पुलिस नहीं जा रही है, जबकि मुसलमानों के घर और दुकानों को जानबूझकर शुवेंदु सरकार तोड़ रही है। हमारी संवाददाता पूजा मेहता ने बताया कि हावड़ा में
हिंदू और मुसलमान सबकी दुकानें हैं। हालांकि अब बुलडोजर की गूंज दूर तक सुनाई पड़ रही है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक ट्वीट किया है। पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का यह बयान कि वे सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के पूरी तरह विरुद्ध है। सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी हर नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है, न कि किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नफरत और विभाजन की राजनीति करना है। बंगाल में चुनाव हो गए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और चुनावों में वास्तविक सवालों से ज्यादा भावुक मुद्दे अपना असर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की नींद सुबह 4 बजे लाउडस्पीकर पर अजान से उचट जाती है तो कांग्रेस उससे पूछ रही है कि सुबह 4 बजे सोने का समय है या जागने का समय है। और अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन अब वो ऐसा करता है तो अपने साथ तबाही की सबसे खौफनाक स्क्रिप्ट लेकर आता है। आज दुनिया के 3 अलग अलग कोनों से आई खबरों ने साबित कर दिया है कि हम महाविनाश के कितने करीब खड़े हैं। बीजिंग में भी शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को 2500 साल पुराने युद्ध का डर दिखाकर सीधे थ्यूसिसाइड्स ट्रैप की चेतावनी दे दी है। उधर अमेरिका और ईरान शर्तों के ऐसे जाल में उलझ चुके हैं जहां से समझौता नामुमकिन है और इस जिद की सबसे पहली कीमत चुकाई है चमकते हुए यूएई ने, जिसके न्यूक्लियर प्लांट पर हुए ड्रोन हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। क्या दुनिया वाकई एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से अब सिर्फ विश्व युद्ध का ही रास्ता बचा है? इस वक्त बहुत बड़ी खबर वॉशिंगटन डीसी से आ रही है, अमेरिका से आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने जल्द समझौता नहीं किया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया है, ईरान के लिए घड़ी तेजी से चल रही है, तेहरान को बहुत जल्दी कदम उठाने होंगे, नहीं तो ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा। समय बेहद अहम है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका और ईरान के बीच एटमी प्रोग्राम समेत कई मुद्दों पर बातचीत बीच में अटक गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये ट्रंप का ये ट्रुथ सोशल पर लिखा गया पोस्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैप के जरिए भी ईरान को डायरेक्ट वार्निंग दी है। इसको ध्यान से देखिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने जो मैप शेयर किया है इसमें पूरा ईरान अमेरिकी झंडे से ढका दिखाई दे रहा है, जबकि चारों ओर से तीर यानी एरोज ईरान की ओर आते दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई हमला हो रहा हो। वो चाहे तुर्की हो, इराक हो, सऊदी अरब हो, अफगानिस्तान हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान, हर तरफ से ईरान पर हमले की तैयारी का सिग्नल इस पोस्ट में ट्रंप साफ साफ दे रहे हैं। जाहिर है ट्रंप का ये पोस्ट ईरान पर बढ़ते सैन्य दबाव को दिखा रहा है और दुनिया ट्रंप के अगले कदम का अब इंतजार कर रही है। ईरान को ट्रंप की वार्निंग के बीच इजराइल से भी बड़ी खबर आ गई है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जर्मनी के यूएस मिलिट्री बेस से हथियार और गोला बारूद लेकर कई कार्गो प्लेन तेल अवीव पहुंचे। इसे ईरान के खिलाफ नए हमलों की तैयारी माना जा रहा है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ईरान को लेकर बातचीत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ईरान पर नए हमलों के मिलिट्री ऑप्शन पर अब चर्चा कर रहा है, यानी युद्ध फिर से छिड़ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर टूटने की आशंकाओं के बीच शर्तों का बड़ा टकराव सामने आ रहा है। ईरान की फार्स न्यूज़ के हवाले से जो शर्तें सामने आई हैं वो किसी बड़े डेडलॉक की तरफ इशारा कर रही हैं। अमेरिका की शर्तों में सबसे ऊपर है ईरान अपना 400 किलोग्राम यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। ट्रंप की दूसरी शर्त है कि ईरान का सिर्फ एक न्यूक्लियर प्लांट एक्टिव रहेगा, बाकी बंद करने होंगे। तीसरी शर्त में युद्ध से हुए नुकसान के लिए ईरान को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। चौथी शर्त है के मुताबिक विदेशों में जमा ईरान की जब्त संपत्ति नहीं लौटाई जाएगी। और आखिरी शर्त यह कि सीजफायर की कोई गारंटी नहीं है, ये पूरी तरह बातचीत के नतीजों पर निर्भर करेगा। यानी पांचों की पांचों शर्तें वो जो अमेरिका की मनमानी को दिखाती हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कह दिया है कि लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर तुरंत पूरी तरह युद्ध रुके। ईरान पर लगे सभी तरह के आर्थिक और एंटी ईरान बैन खत्म किए जाएं। ईरान के जितने भी फंड्स विदेशों में फ्रीज हैं उन्हें तुरंत रिलीज किया जाए। युद्ध में हुए भारी नुकसान की भरपाई अमेरिका और उसके सहयोगी करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान की संप्रभुता को मान्यता मिले। ईरान ने भी अपनी शर्तें थोप देनी। दोनों बातें अपनी बात पर पूरी तरीके से अड़ गए दोनों पक्ष। ईरान की शर्तों में न्यूक्लियर प्लांट और यूरेनियम की बात नहीं है,
जबकि अमेरिका के लिए ये दोनों टॉप प्रायोरिटी हैं। शर्तों को लेकर ईरान और अमेरिका में जारी तनातनी के बीच अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ईरान को तब तक चोट पहुंचाई जानी चाहिए जब तक वो अमेरिका की शर्तों पर परमाणु समझौता नहीं कर लेता। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पशकियान ने अमेरिका और इजराइल पर ईरान को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया है। तो वहीं अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने सैन्य तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों में ईरान में लड़कियों को AK-47 असॉल्ट राइफल को असेंबल और डिसअसेंबल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी लड़कियों की फौज तैयार की जा रही है। हाल के दिनों में ईरानी सरकारी मीडिया और सुरक्षा एजेंसियां सिविलियंस की सैन्य तैयारी और मिलिट्री ट्रेनिंग से जुड़े वीडियो को जम के जारी कर रही है। इससे पहले ईरान के सरकारी टीवी पर IRGC ट्रेनर लोगों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग देते हुए नजर आए, यानी टीवी पर AK-47 कैसे चलाई जाती है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। पश्चिम एशिया की जंग अब उस मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां से पूरी दुनिया की तबाही का रास्ता दिखाई देता है। जिस संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना माना जाता था, जहां दुनिया भर के अमीर बिजनेसमैन और टूरिस्ट सुकून की जिंदगी तलाशते थे, आज वो मुल्क बारूद के ढेर पर बैठा है। अबू धाबी का बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट अरब वर्ल्ड का पहला और एकमात्र ऑपरेशनल एटमी एनर्जी प्लांट है। रविवार को इस बेहद संवेदनशील न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक किए गए। हमला इतना सटीक था कि प्लांट के ठीक बाहर लगे आउटर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में भीषण आग लग गई। हालांकि UAE की न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि रिएक्टर सुरक्षित है और कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं फैला है, लेकिन इस एक हमले ने पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दिए हैं। सवाल बड़ा खड़ा हो गया है कि एक छोटा सा मुल्क जो किसी भी जंग से सीधे तौर पर शामिल नहीं है, जहां चीनी, यहूदी, अमेरिकी, भारतीय, लगभग हर मुल्क के लोग एक साथ रहकर काम करते हैं, व्यापारिक डेस्टिनेशन है, बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, वो अचानक इस महायुद्ध में निशाने पर UAE क्यों आ गया है? आखिर UAE को कौन बर्बाद करना चाहता है और UAE के खिलाफ कौन कौन है? आधिकारिक तौर पर UAE सरकार ने बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के लिए किसी भी देश का नाम औपचारिक तौर पर अभी तक नहीं लिया है, लेकिन शक की सुई सीधे तौर पर ईरान और इसके जो प्रॉक्सी मिलिशिया गुट है उन पर टिकी हुई है। और इसकी वजह भी है, युद्ध शुरू होने के बाद से UAE ने अपने यहाँ अमेरिकी सैनिकों और इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात होने की जगह दी। ईरान इस बात से बुरी तरीके से भड़का हुआ है। ईरान का मानना है कि UAE उसकी नाक के नीचे उसके दुश्मनों का अड्डा तैयार कर रहा है। पूरी दुनिया के तेल और नेचुरल गैस का 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है और अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स की नाकेबंदी कर रखी है। UAE इस पूरे समुद्री रास्ते का सबसे बड़ा कमर्शियल खिलाड़ी है। अगर UAE के पोर्ट्स और ऑयल टैंकर्स पर हमले होते हैं तो अमेरिका पर दबाव अपने आप बढ़ जाता है। इस समय अमेरिका और ईरान के बीच एक बेहद नाजुक सीज़फायर चल रहा है जो कभी भी टूट सकता है। वो खतरा हमेशा बना हुआ है। ईरान UAE को सॉफ्ट टारगेट बनाकर अमेरिका को ये दिखाना चाहता है कि अगर बातचीत ईरान की शर्तों पर नहीं हुई तो वो मिडिल ईस्ट के पूरे इकोनॉमिक हब को मरुस्थल में तब्दील कर देगा और जिसका सीधा नुकसान अमेरिका को उठाना होगा। 28 फरवरी को शुरू हुई ईरान अमेरिका जंग के बाद से लेकर अब तक UAE के दुबई, शारजा, फुजेरा और अबू धाबी को कई बार दहलाया गया है। आंकड़े देखिए, 28 फरवरी को ईरान ने UAE के अल दफरा में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। 1 मार्च को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एयर स्ट्राइक की गई। इसी दिन अबू धाबी में फ्रांसीसी नौसैनिक बेस का कैंप डालेफेक्स पर ड्रोन अटैक किया गया। अमेजन वेब सीरीज सर्विसेज के डेटा सेंटर में आग लगाई गई। 2-3 मार्च को दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर ड्रोन हमला हुआ। 25 मार्च को ईरान की तरफ से आए नो सुसाइड ड्रोन को UAE एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया। ये सिर्फ आंकड़ों की लिस्ट नहीं है, ये एक सुपर फास्ट तरक्की करने वाले मुल्क को घुटनों पर लाने की सोची समझी ईरानी साजिश है। UAE का भूगोल भले ही छोटा हो, लेकिन इसका आर्थिक कद दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से भारी है और अमेरिका से तो सीधे तौर पर जुड़ा है। यहाँ की मल्टी कल्चरल आबादी में भारतीयों की तादाद करीब 38% है। वहीं यहाँ लाखों की संख्या में चीनी और वेस्टर्न प्रोफेशनल्स भी एक्टिव हैं। इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड के बाद UAE यहूदियों का भी एक बड़ा बिजनेस हब बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के सबसे बड़े रीजनल डेटा सेंटर्स भी UAE में मौजूद हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के मिडिल ईस्ट हेडक्वार्टर्स भी UAE में ही मौजूद हैं।
अगर दुबई या अबू धाबी असुरक्षित होते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन और डिजिटल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा, कि जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। यही वजह है कि कुवैत और कतर के बाद अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बरका न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले पर गहरी चिंता जताई है और इस पूरे रीजन के लिए एक खतरनाक एस्केलेशन इस कदम को बताया है।